बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जी, वो है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन के कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर ये चीजें होती क्या हैं, ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं, इनके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स होती है। और लेक्चर के एंड पे मैं आपको डिफ्यूजन और इफ्यूजन के दरमियान एक अच्छा सा डिफरेंस करवाऊंगा, जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। हम सबसे पहले डिफ्यूजन को समझेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसके कंसेप्ट को हम इसके नाम से जानने की कोशिश करते हैं, एटिमोलॉजी से, कि ये जो डिफ्यूजन का वर्ड है ये कहां से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, द वर्ड डिफ्यूजन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिफ्यूएंडियर, कि जो डिफ्यूजन का वर्ड है ये लातीनी जबान के लफ्ज डिफ्यूएंडियर से लिया गया है, जिसका मतलब है जी पोर आउट। ठीक है, या मैं आम अल्फाज में इसकी बात करूं, टू स्प्रेड या टू एक्सप्रेस समथिंग फ्रीली, यानी किसी भी चीज का बिखर जाना, स्प्रेड आउट हो जाना। ठीक है, ये खुल के किसी चीज का सामने आना, इजहार होना, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो ये तो इसके नाम से चलो हमें उसका मायने पता लगा डिफ्यूजन क्या है। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं कि आखिर डिफ्यूजन क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ वन गैस विद एन अदर at a given temperature and pressure to form a homogeneous mixture is called diffusion। कि गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पर एक गैस का दूसरी गैस के साथ स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स होना और इंटरमिक्स होने के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देना, इस अमल को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अब इस अमल को, डिफ्यूजन की बात को समझने के लिए आपको दो चीजों को समझना जरूरी है। एक तो स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग क्या है, दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों कंसेप्ट को, इन दोनों चीजों को समझ लिया तो डिफ्यूजन का 80 to 90% कंसेप्ट आपने समझ लिया। तो पहली चीज है जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों, जो प्रोसेसेस हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि किस वजह से वो होते हैं। इस बात पे डिपेंड करते हुए हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोसेसेस एक होते हैं जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दूसरे हमारे पास होते हैं जी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? प्यारे बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो ऐसा प्रोसेस है जो अंडर सर्टेन कंडीशन नेचुरली होता है, मतलब खुद ब खुद होता है, कुदरती तौर पे होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो अंडर सर्टेन कंडीशन नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे जो है वो नहीं होता। अब इसको मैं आपको एग्जांपल्स के साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बड़ा ही आसान सा मामला है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद हो। इसकी सादा सी एग्जांपल है लोहे को जांग लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये खुद ब खुद होने वाला अमल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसकी और एक और सादा एग्जांपल मैं दूं तो वो क्या है जी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डीके होना। तो ये भी क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होता है। अच्छा, इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं कोई लकड़ी का फट्टा है, ये एक स्पोर्ट के ऊपर जो है मैंने इसको ऐसे जो है, ये लकड़ी का फट्टा मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन करके जो है लिटा दिया। अब अगर इसके ऊपर मैं कोई ड्रम रखूं तो वो खुद ब खुद रोल करता हुआ क्या आ जाएगा? नीचे। तो ये भी क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो खुद ब खुद होता है, इसके लिए हमें कोई बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। अब दूसरी तरफ अगर मैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करूं तो प्यारे बच्चों, ये तब तक नहीं होता जब तक हम इस प्रोसेस के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं देते रहते। इट डज नॉट टेक्स प्लेस अनलेस अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम सम एक्सटर्नल मींस। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फोटोसिंथेसिस का अमल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कब तक होती रहती है? जब तक सूरज की रोशनी यानी सनलाइट आती रहती है, लाइट एनर्जी कंटिन्यूअसली उसको मिलती रहती है। और जब सूरज की रोशनी खत्म, लाइट एनर्जी खत्म, तो ये प्रोसेस होना बंद हो जाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी ये खुद ब खुद नहीं होता। इसको चलाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स से क्या है, कंटिन्यूअसली एनर्जी देना पड़ती है। और जिसको कोई एनर्जी देना ही ना पड़े, खुद ब खुद वो अमल हो,
उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो पहली बात ये याद रखनी है कि ये जो आपका डिफ्यूजन का अमल है ये कौन सी मिक्सिंग होती है, कौन सा अमल होता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद होता है। अब प्यारे बच्चों बड़ा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, सर जी आप कहते हैं सर जी आपने कहा कि डिफ्यूजन का अमल क्या है, स्पॉन्टेनियस है, आपने कहा हमने मान लिया, लेकिन सर हमें रीजन भी तो बताई जाए कि क्या वजह है कि डिफ्यूजन का अमल खुद ब खुद होता है। आखिर कोई तो रीजन होगी कि ये जो डिफ्यूजन का अमल है, ये इंटरमिक्सिंग है जो गैसेस की, ये खुद ब खुद होती है। तो प्यारे बच्चों उसका बड़ा ही आसान सा जवाब है और वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ये वो वजह है जिसकी वजह से डिफ्यूजन का अमल खुद ब खुद होता है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, सादा अल्फाज में मैं समझाऊं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि एक एरिया में एक जगह पर किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन का ज्यादा होना और दूसरे एरिया में उसके पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन का कम होना। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मैं डिफ्यूजन की यहाँ पे जो है एक छोटी सी एक और डेफिनेशन बना लेता हूं कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from an area of high concentration to an area of low concentration। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल्स का अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाना, मूव कर जाना, इस अमल को भी आप क्या कहोगे, डिफ्यूजन कहोगे। और ये अमल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद होगा। अब जरा याद करो, आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी जी हमने, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर के दरमियान रिलेशन निकालूं तो वो क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। ये तो बात बिल्कुल आसान सी है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना उनका प्रेशर भी ज्यादा होगा, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे उतना उनका प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो अब जरा गौर करो, मैंने ये कहा कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं। यानी जहां मॉलिक्यूल्स की मिकदार या तादाद ज्यादा है वहां से मॉलिक्यूल्स किस एरिया की तरफ जाएंगे, जहां मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। तो इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं, अगर प्रेशर की टर्म्स में, किसकी टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में, कोई आपको एतराज तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि जहां मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब वहां पे मॉलिक्यूल्स का या उस गैस का प्रेशर ज्यादा है, और जहां मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है वहां गैस का प्रेशर भी कम है। तो मैं क्या कहूंगा, डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसमें गैस क्या होती है, अपने हायर प्रेशर एरिया से उस एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाती है जहां उसका प्रेशर कम है। या वही बात आ गई कि गैस वहां एक ऐसे एरिया से जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहां मुंतकिल होगी, मूव करेगी जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो यहां से मैं इसकी डिफ्यूजन की एक और डेफिनेशन बना लेता हूं और वो क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ gases from an area of high pressure towards an area of low pressure। ठीक है जी, तो गैस मॉलिक्यूल्स का अपने हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाना, ये भी क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग होगी गैस की, अपने हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ होगी या अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है, और क्या होगी कि इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो आपके पास मिक्सचर बनेगा वो क्या बनेगा, होमोजीनियस बनेगा।
ठीक है। अगर तो दो गैसेज आपस में जो है इंटरमिक्स हो रही हैं, तो उसके बाद जो आपके पास मिक्सचर बनेगा वो कौन सा बनेगा, होमोजीनियस। तो अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझना है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमने ये समझना है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क होता है। ठीक है जी। तो मिक्सचर जो है ना, आपके पास कोई भी मिक्सचर जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है। एक उसकी टाइप होती है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है आपके पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब जी याद रखना है, होमो लफ्ज का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसा, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, यानी मुख्तलिफ। तो होमोजीनियस मिक्सचर प्यारे बच्चों एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं होती, मतलब वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। मिसाल के तौर पर एक मिक्सचर है मेरे पास ये, ठीक है, ये मेरे पास एक जनाबे वाला ये मिक्सचर है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मिक्सचर। ठीक है। अब अगर मैं इस मिक्सचर का मवाजना करूं, ठीक है, किस्म के साथ, एक मिक्सचर मेरे पास ये है जी, ये वाला, ठीक है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, ये मैंने बना लिए, ट्रन 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 ट्रन। ठीक है। अब मैं इन दो मिक्सचर्स का मवादना करने लगा बड़े ही आसान तरीके से, समझना बात को। लेट्स सपोज मैं अगर ये एक एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस एरिया को अगर मैं यहाँ रखूं तो तब भी मेरे पास 3 से 4 मॉलिक्यूल आएंगे। अगर मैं इस एरिया को यहाँ रखूं तब भी मेरे पास 3 से 4 मॉलिक्यूल आए, और फिर इस एरिया को यहाँ रखूं तो तब भी मेरे पास 3 से 4 मॉलिक्यूल आए। यानी अगर मैं पूरे मिक्सचर में उसके अज्जा की कंपोजिशन को चेक करूं तो मुझे हर जगह यकसा मिले, एक जैसी मिले, तो ऐसे मिक्सचर को मैं क्या कहूंगा, होमोजीनियस। लेकिन अगर इसी बॉक्स को उठा के मैं यहाँ रखूं तो यहाँ ब्लू वाले जो है मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, कहीं रेड कम आएंगे, कहीं रेड ज्यादा आएंगे, कहीं ब्लू कम आएंगे, कहीं फिर रेड ज्यादा और कहीं पे ब्लू कम। तो यहाँ पर मुझे पूरे मिक्सचर में जो इसके अज्जा है, कॉन्स्टिट्यूएंट गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम देखने को नहीं मिलती। कहीं किसी गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है, कहीं किसी गैस के कम है। तो ऐसे एक मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दूं, चिकन सूप। आजकल तो वैसे सर्दियों का मौसम है, चिकन सूप का रिवाज भी जो है वो बहुत चला हुआ। ठीक है, तो चिकन सूप जो होता है उसमें चिकन जो है कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे थोड़ा होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे थोड़ा होता है। यानी उस चिकन सूप की जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करो, एक गिलास पानी का लो, उसके अंदर नमक को हल कर दो। ठीक है, नमक को हल करने के बाद आप देखोगे हर कहीं पे आपको नमक वाला पानी, उसकी कंपोजिशन क्या मिलेगी, सेम। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अज्जा की कंपोजिशन क्या होती है, थ्रू पूरे मिक्सचर में क्या होती है, सेम, एक जैसी। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अज़ा की जो आपके पास क्या कहते हैं कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती। तो एक चीज याद रखनी है कि जब भी डिफ्यूजन का अमल होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी, खुद ब खुद इंटरमिक्स होंगे, अपने हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर की तरफ या हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाएंगे, और इंटरमिक्सिंग के बाद एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। इस अमल को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास जी दो सिलेंडर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दो सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें मैंने एक गैस ले ली जी, ब्राउन कलर्ड गैस है मेरे पास। ठीक है, और उसका नाम है जी हमारे पास, यहां पे मैंने ले ली NO2 गैस। ठीक है, ब्राउन कलर्ड गैस। अच्छा, यहां पर इसका प्रेशर लेट्स सपोज मैं कह देता हूं कितना है जी, 10 atm। कितना है, 10 atm। ठीक है, अब दूसरे सिलेंडर में मैंने गैस ले ली ऑक्सीजन, कलरलेस गैस है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कौन सी गैस ले ली है जनाबे वाला, इस सिलेंडर में मैंने ले ली ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और इसका भी प्रेशर मान लो मैंने कितना लिया हुआ है, 10 atm। इसका प्रेशर कितना है, 10 atm। ठीक है, अब होगा क्या कि जब मैं इन दो सिलेंडर के दरमियान ये जो दीवार है इसमें एक होल कर देता हूं बड़ा सारा, तो होगा क्या कि ये गैस
अपने हायर प्रेशर एरिया से लोअर, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेशर कम है, तो ये गैस अपने हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ क्या होगी, मुंतकिल होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। और ये गैस यहाँ पे इसका प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, यहाँ पे क्या है कम, तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल जहां से जो है इस तरफ मूवमेंट क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब ये गैस अपने हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, ये गैस ऑक्सीजन अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, तो ये इन दोनों गैसेस आपस में क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज। डिफ्यूज होते 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 और एंड पे ये क्या बना देंगी, एक होमोजीनियस मिक्सचर, और जी इस अमल को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा आप चीज को समझना है कि डिफ्यूजन के अमल के पीछे प्यारे बच्चों कौन सी चीज है, वो सिंपल सी बात है, वो है जी कोलिजन्स। क्योंकि आप जानते हो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, हैफाजर्डली मूव करते हैं, मतलब बेतरतीब मोशन होती है। इस बेतरतीब मोशन के दौरान गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, और जब वो आपस में कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन की वजह से वो आपस में गैसेस मिक्स हो जाती हैं, और इस अमल को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ये है आपका सिंपल सा जनरल सा कंसेप्ट किसका, डिफ्यूजन का। आई होप आपको समझ तो आ गई होगी। अब जरा मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, डिफ्यूजन की मुख्तलिफ एग्जांपल। अच्छा, गैस में बात करें तो जब आप परफ्यूम छिड़कते हैं या एयर फ्रेशनर जो है कमरे के अंदर ऐसे जब आप छिड़कते हैं, तो जैसे ही आप उसका पिस्टन दबाते हैं तो वहां से गैस निकलती है। वहां पर उस गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, वहां पे गैस का प्रेशर ज्यादा होता है, और सराउंडिंग में गैस का प्रेशर क्या होता है, कम। तो वो गैस अपने हायर प्रेशर एरिया से पूरे इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाती है, और इस अमल को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इसी तरीके से अगर मैं लिक्विड्स में बात करूं तो आपके पास पानी का भरा हुआ एक बीकर है, ठीक है, उस बीकर के अंदर आप 2-4 ड्रॉप्स इंक के डाल दो, तो जहां इंक गिरेगी, ठीक है, जहां इंक गिरेगी वहां पर इंक के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, और सराउंडिंग में क्या होगी, कम। तो वो क्या, इंक के मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देंगे। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि पूरा का पूरा बीकर जो है, अगर ब्लू इंक डाली थी ब्लू हुआ पड़ा है, रेड इंक डाली थी तो रेड हो जाएगा। तो वो इंटरमिक्सिंग के बाद एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देगा। इस अमल को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब अगर मैं सॉलिड में बात करूं तो सॉलिड में भी प्यारे बच्चों डिफ्यूजन होती है। मिसाल के तौर पे सादा से एग्जांपल है कि पहले ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल किए जाते थे और चाक के जरिए उसके ऊपर लिखा जाता था। तो जब हम चाक के जरिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं ना, और बाद में हम डस्टर से उसको मिटाते हैं, तो चाक का कुछ हिस्सा बोर्ड के ऊपर ही हमें नजर आता है। तो वो होता क्या है, एक्चुअली वो डिफ्यूजन होती है कि चाक का कुछ जो पोर्शन है वो उस बोर्ड के अंदर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस में मैंने एग्जांपल्स दी कि कैसे कैसे डिफ्यूजन के अमल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका डिफ्यूजन का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इफ्यूजन का अमल क्या होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इफ्यूजन की। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि वही डिफ्यूजन की टाइप ही है। हम इसे कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल का अपने हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाना, लेकिन छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा कि एक एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग से या एक्सट्रीमली स्मॉल होल से, ठीक है। The movement of gas molecules from an area of higher pressure to an area of lower pressure through an extremely small opening is called इफ्यूजन। इसकी सादा तरीन एग्जांपल मैं आपको दूं तो टायर का पंचर हो जाना, बाइक का या मोटरसाइकिल का, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, टायर पंचर होता है तो एक छोटे से सुराख से लाइक कील लग गया या पत्थर की नोक लग गई, उससे टायर पंचर होता है। आप देखते हैं ट्यूब के जरिए, ट्यूब में से छोटे से होल से, छोटे से सुराख से हवा जो है अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इफ्यूजन। अब समझने की यहाँ पे एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात वो ये है कि जो जनाबे वाला ये जो एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग है या होल है, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो उस मॉलिक्यूल्स के जो मीन फ्री पाथ है उससे क्या होना चाहिए, कंसिडरेबली स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द होल should be considerably smaller than the mean free path of molecules।
ठीक है। तो ये जो होल है, लेट्स सपोज वो जो छोटा सा सुराख है, ठीक है, ये आपके पास लेट्स सपोज ये होल है, ठीक है, इस पूरी लाइन को आप क्या बोलते हो, डायामीटर। तो वो कहता है कि ये जो इस होल का ये जो जनाबे वाला डायामीटर है ना, वो उन मॉलिक्यूल के मीन फ्री पाथ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ये मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ प्यारे बच्चों, सिंपल सा आम सादा तरीन अल्फाज में समझाऊं तो जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं ना, पहले एक कोलिजन करेगा, फिर दूसरी कोलिजन मॉलिक्यूल के साथ, फिर वाल के साथ, तो कोलिजन करते करते वो फासला तय कर रहा है। हर कोलिजन के दरमियान में एक फासला होगा। उन तमाम फासलों का अगर आप एवरेज निकाल लो तो उसे आप क्या कहते हो, मीन फ्री पाथ। मिसाल के तौर पे समझाता हूं, ठीक है, ये मेरे पास लेट्स सपोज कंटेनर है, ठीक है, ये मैं एक मॉलिक्यूल को पकड़ रहा हूं, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सबसे पहले इधर आया, इसने पहली कोलिजन की यहाँ पे दीवार के साथ टकराया, ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों ये दीवार से टकरा के ऐसे गया तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के साथ ये क्या हुआ, टकराया, ठीक है, टकराने के बाद इसका रास्ता लेट्स सपोज चेंज हो गया, यहाँ पर आया, यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल के साथ ये क्या हुई, इसकी टक्कर, कोलिजन, ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों कोलिजन के बाद इसका रास्ता क्या हो गया, बदल गया, और ये जनाबे वाला यहाँ पे जाके टकराया दीवार के साथ, ठीक है, उसके बाद दीवार से टकराने के बाद ये यहाँ पे आया और यहाँ पे आके इस दीवार के साथ इस मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी कोलिजन की। अब प्यारे बच्चों, अब जब देख रहे हो कि हर कोलिजन में जो फासला है वो क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां से यहां तक का फासला क्या है, D1, यहां से यहां का फासला क्या है, D2, यहां से यहां तक का फासला क्या है, D3, यहां से यहां तक का फासला D4 और यहां से यहां तक का फासला D5, ठीक है। तो ये हर कोलिजन के दरमियान जो उस मॉलिक्यूल ने क्या है फासले तय किए हैं, ये मैंने लिख दिए। अब मैं अगर इसकी एवरेज निकाल दूं, मसलन मिसाल के तौर पर लैम्डा को जाहिर करते हैं मीन फ्री पाथ से, मैं क्या करूंगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, इसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दूं तो जो चीज मेरे पास जो फासला आएगा वो क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ। तो ये जो आपका उस होल है जिसके जरिए फ्यूजन होनी है, उस होल का जो डायमीटर है वो इस मीन फ्री पाथ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये इसके लिए फ्यूजन के अमल के लिए एक शर्त है, ठीक है। तो ये वही सिंपल एवरेज वाला फार्मूला है कि आप सारे फासलों को जमा करो, उसकी तादाद पे डिवाइड कर दो, जो फासला आएगा वो आपके पास क्या आएगा, एवरेज फासला, और उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। अच्छा, इसके अलावा मीन फ्री पाथ का अगर मैं आपको एक जो फार्मूला है, बाकायदा फार्मूला, वो होता है आपके पास 1/2 d स्क्वायर n/v, ठीक है। अब यहाँ पे जो d है, ये है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, d क्या है, उनका डायमीटर मॉलिक्यूल्स का, और n/v किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपके पास लैम्डा का क्या आता है, फार्मूला, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, d क्या है आपके पास, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और n/v क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो बस एक चीज याद रखनी है, फ्यूजन में भी गैस अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग या होल, और उस होल का जो डायमीटर है वो उस मॉलिक्यूल के मीन फ्री पाथ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। और मीन फ्री पाथ क्या है कि मॉलिक्यूल जितनी भी कोलिजन्स कर रहा है उनके दरमियानी फासले को लेकर आप उसका एवरेज निकाल दो, वो आपका क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ, ठीक है। ये आपके पास उसका फार्मूला है। इस फार्मूले में आप वैल्यूज को पुट करो तो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल, कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल का आप डायमीटर पता हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के वैल्यूज अगर ऐड करेंगे तो आपके पास मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो ये था आपका फ्यूजन का कंसेप्ट। अब एक चीज सिर्फ इसको आपने समझना है कि फ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपनी जो इसकी हैबिट है, ठीक है, इसने जाके कोलिजन है रैंडमली मूव कर रहा है, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, एक एक्सट्रीमली स्मॉल होल किया हुआ था, ठीक है, तो मॉलिक्यूल टकराता टकराता यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो
इफ्यूजन का अमल जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मॉलिक्यूल की आदत की वजह से, कि वो जो उसकी एक हैबिट बनी हुई है रैंडमली मूव करने की और कंटेनर की वॉल से टकराने की। तो ये आपका इफ्यूजन और डिफ्यूजन के दरमियान एक छोटा सा बेसिक फर्क है। डिफ्यूजन आपको पता तब होती है जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते करते आपस में कोलाइड करते हैं और इंटरमिक्स हो जाते हैं। लेकिन इफ्यूजन में कोलिजन का अमल दखल नहीं है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके मिक्स करें, नहीं। इफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपनी इस हैबिट की वजह से क्या होता है, कंटेनर की वॉल से टकराता है और अगर स्मॉल ओपनिंग तक जब वो पहुंचेगा तो वहां से वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके मॉलिक्यूल जो है वो उस स्मॉल ओपनिंग से बाहर निकलते चले जाते हैं और इस अमल को क्या बोलते हैं? इफ्यूजन बोलते हैं। तो एंड पर प्यारे बच्चों हम डिफ्यूजन और इफ्यूजन के दरमियान डिफरेंस की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है जी डेफिनेशन का ही। तो डिफ्यूजन में आपने जैसे कि पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्स होते हैं और मिलकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। लेकिन इफ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल एक टाइनी होल से एस्केप आउट हो जाते हैं अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक है। सेकंड पॉइंट, डिफ्यूजन की बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जैसे मैंने आपको मिसाल दी परफ्यूम की या एयर फ्रेशनर की, तो वो तमाम डायरेक्शन में क्या होगा? फैलेगा। ये इंक डालोगे अगर आप पानी में तो वो भी तमाम डायरेक्शन में फैलेगी। लेकिन इफ्यूजन की बात करें प्यारे बच्चों तो ये सिर्फ एक टाइनी होल से होने वाली है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इफ्यूजन का अमल होता है। उसके बाद डिफ्यूजन की बात करें तो ये सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है। इस तीनों की एग्जांपल मैंने आपको दी। तो इफ्यूजन का अमल जो है वो सिर्फ गैसेस में होता है, लिक्विड और सॉलिड के अंदर नहीं होता। उसके बाद बात करें डिफ्यूजन की तो डिफ्यूज बाय रैंडम मोशन एंड ड्यू टू द कोलिजन अमंग देमसेल्फ। तो जो प्यारे बच्चों डिफ्यूजन का अमल है ये किसकी वजह से होता है? गैस मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन्स की वजह से। तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके इंटरमिक्स हो जाते हैं जिससे डिफ्यूजन का अमल होता है। लेकिन इफ्यूजन का अमल में कोलिजन का, गैस मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन का अमल दखल नहीं है। उसके लिए क्या है कि मॉलिक्यूल की जो हैबिट है वो वॉल के साथ टकराने की, और जैसे ही वो होल के पास पहुंचेगा तो वहां से वो क्या हो जाएगा? गैस मॉलिक्यूल एस्केप आउट। तो इस तरीके से एक एक करके गैस मॉलिक्यूल एस्केप आउट होते जाएंगे अपने हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक है। एंड पे एग्जांपल जैसे टायर पंक्चर हो जाता है तो उसकी सारी हवा जो है गैस मॉलिक्यूल को वहां से क्या करते हैं? एक एक करके निकल जाते हैं। और अगर मैं डिफ्यूजन की एग्जांपल की बात करूं तो प्यारे बच्चों वही स्प्रे है, अगर आप फ्रेग्रेंस है, कोई भी है, खुशबू है, उसकी जो पूरे कमरे में फैल जाती है, ये घर के अंदर फैल जाती है, तो वो किसके जरिए होती है? डिफ्यूजन के जरिए। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफ्यूजन और इफ्यूजन के कंसेप्ट को समझा और हमने उसके डिफरेंस को भी देखा कि इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है। ठीक है। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करें कि जिसमें आपकी जात से दूसरे लोगों को फायदा हो, क्योंकि है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। Bye.